तो पिछले क्लास में एक क्वेश्चन हम दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सॉल्व किए होंगे। क्वेश्चन था, जैसे यही रिएक्शन मेरा लिखा हुआ था और फिर हमको दिया हुआ था, क्या था क्वेश्चन में, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम क्या दिया था 3। तो रिएक्शन को लिखते कैसे हैं? इनिशियल स्टेज पे क्या होगा, केवल मेरे पास क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, तो उसको 1 लिख दो। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इनिशियल स्टेज पर 0 और इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, कुछ अमाउंट क्या हो रहा होगा, डिसोसिएट हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 - x हो जाएगा, यहाँ 2x, यहाँ x। अब इक्विलिब्रियम पर प्रेशर कितना बोल रहा है 3, तो इस पूरे को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा x तो कैंसिल हो गया, तो 1 + 2x। 1 + 2x कितना दिया हुआ है 3, तो x क्या आ गया 1, तो x 1 आ गया। अब एक प्रॉपर्टी हम लोग देखे थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ठीक है। तो उसमें क्या बोलता है, प्योर सॉलिड को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे जिस रिएक्शन में एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट या रिएक्टेंट मेरा गैसियस स्टेट में दिया हो। ठीक है, तो Kp क्या हो जाएगा, इसको तो हम लोग कंसिडर करेंगे नहीं। ठीक है, तो इस दोनों का प्रोडक्ट 2x का होल स्क्वायर इंटू x का वैल्यू क्या है 1, पुट कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 4। तो 4 इज द और करेक्ट आंसर। ओके, जिन लोग का 4 आंसर आया है वो सही है, और जिनका नहीं आया है उनके परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को फॉलो करें। एक बार दो बार गलती होती है, सबसे होती है, फिर जब सीख जाएंगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। ओके, नाउ आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड गिब्स एनर्जी। पिछले क्लास में एक टॉपिक पढ़े थे हम लोग, रिएक्शन कोएफिशिएंट का क्यू वहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं जहाँ पर भी इक्विलिब्रियम फेज नहीं हो। ठीक है, इक्विलिब्रियम फेज पर हम लोग कौन सा कांस्टेंट लेते हैं, के सी, यही हो गया मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इक्विलिब्रियम फेज के अलावा जो सब भी स्टेज होगा रिएक्शन का, वहाँ पर हम लोग क्यू कंसिडर करेंगे। ओके, ठीक है। तो गिब्स एनर्जी, देखो हम लोग एक डिफ्रेंशिएशन के बारे में सुने हैं। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वहाँ पर हम लोग चेंज पढ़ते हैं, डेल वाई अपॉन में डेल एक्स, मतलब चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, चेंज कंसिडर करते हैं। इसमें भी हम लोग एग्जैक्ट वाई का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग चेंज कंसिडर करते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी गिब्स एनर्जी में हम एग्जैक्ट जी का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, तो इसलिए डेल जी को कंसिडर करेंगे। ओके, तो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट हम लोग को याद होना चाहिए। इक्विलिब्रियम स्टेज पर डेल जी क्या होगा 0 हो जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन जब स्पॉन्टेनियस हो, फेवरेबल हो फॉरवर्ड रिएक्शन, उसमें डेल जी क्या होगा नेगेटिव होगा। और डेल जी पॉजिटिव कब होगा, जब बैकवर्ड रिएक्शन फेवरेबल हो, मतलब उल्टा जा रहा हो रिएक्शन। ठीक है, या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड रिएक्शन, दोनों हम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब दो फार्मूला दिया हुआ है, इस दोनों फार्मूला को हम लोग को याद रखना होगा, तभी जाके फिजिकल के क्वेश्चन लग पाएंगे। ठीक है, डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। ओके, और के इक्वल टू ई टू द पावर माइनस डेल जी अपॉन में आर टी। ठीक है, ओके। अगर हमको इक्विलिब्रियम स्टेज पर डेल जी इक्विलिब्रियम स्टेज पर कोई रिएक्शन दिया हो, वहाँ पर हम डेल जी नॉट क्या पुट कर देंगे 0, डेल जी नॉट क्या पुट कर देंगे 0। तो डेल जी बराबर आर टी एल एन क्यू, क्यू का वैल्यू अगर दिया हो
तो हम लोग डेल जी निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? दूसरा फॉर्मूला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, जो क्या होता है e⁻ डेल जी अपॉन में आर टी। ठीक है, यहाँ डेल जी क्या है, चेंज इन गिब्स एनर्जी अपॉन में आर टी। ओके, नाउ आगे हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग को समझाने के लिए ग्राफ मैं लेकर आया हूँ गिब्स एनर्जी और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का। ये जो स्लोप है भाई इसका, उसको हम क्या बोलते हैं, डेल जी, चेंज इन गिब्स एनर्जी। ओके, तो इक्विलिब्रियम स्टेज पर अभी हम लोग पढ़े थे डेल जी क्या होता है, जीरो, और इक्विलिब्रियम से पहले डेल जी का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव। इक्विलिब्रियम के बाद डेल जी ग्रेटर देन जीरो। बस जो पॉइंट हम लोग पढ़े थे उसको यहाँ पर ग्राफ पर प्रेजेंट कर लिए, और जिससे कि आप लोग को मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। ओके, और अगर आप लोग समझ गए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। विच होल्ड्स ट्रू फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन इफ Q इज इक्वल टू 1। ओके, तो अभी हम लोग फॉर्मूला देखे थे डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। तो राइटिंग समझ में नहीं आ रहा होगा तो पीछे फॉर्मूला दिया हुआ है वो आप लोग देख सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम पर हम लोग क्या पढ़े थे, डेल जी नॉट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये तो मेरा जीरो हो गया, तो अब डेल जी क्या हो गया, आर टी एल एन क्यू के इक्वल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्यू हमको क्या दिया हुआ है, 1, क्यू 1 दिया हुआ है, यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस पूरा क्वांटिटी पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल जी क्या हो जाएगा मेरा, डेल जी जीरो हो जाएगा। डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। 4 इज करेक्ट आंसर। वैसे ए में भी डेल जी इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, लेकिन डी ज़्यादा करेक्ट आंसर है। अगर डी नहीं दिया हुआ रहता तो हम लोग ए या फिर बी को चूज करते हैं। ओके, समझ में आ गया, डी इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कैसे अफेक्ट होता है, कौन सारा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने के लिए। तो ये हम लोग एक ली चैटलियर थे, ली चैटलियर, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था, उस प्रिंसिपल को हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर कोई भी इक्विलिब्रियम फेज में रिएक्शन है और उसमें हम किसी भी चीज़ में अगर चेंज करते हैं, जैसे प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, जो कि उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिटरमाइन करता है, तो फिर क्या हो जाएगा, सिस्टम खुद वर्क करेगा उस जो चेंज हम लोग लाए हैं उस चेंज को रिड्यूस करने में। बात समझ रहे हैं हम लोग, जो चेंज हम लोग लेकर के आए हैं रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए, तो सिस्टम खुद से कोशिश करेगा कि उस इफेक्ट को कम किया जा सके। यही बताया था हम लोग को ली चैटलियर ने। ओके, यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि बाद में भी कोई भी दिक्कत हो तो नोट पढ़ करके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अप्लीकेबल है फिजिकल और केमिकल के लिए। ओके, जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे वो है इफेक्ट टू कंसंट्रेशन चेंज। कंसंट्रेशन चेंज अगर हम कर रहे हैं तो कैसे अफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम। अगर रिएक्टेंट को हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन फॉलो करेगा। जैसे एग्जांपल, ए मेरा इक्विलिब्रियम पर है बी के साथ, और ए को हम अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, ए बी में कन्वर्ट होने लगेगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन मेरा होने लगेगा
फॉलो करने लगेगा अगर हम रिएक्टेंट को इंक्रीज करते हैं। अगर प्रोडक्ट को इंक्रीज करेंगे तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन होने लगेगा। ठीक है, ओके। ये बहुत ही आसान है, कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट है वो समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, टूथ डीके बाय स्वीट्स। जैसे हम लोग कुछ मिठाई खाते हैं, ओके, और पानी पीना भूल जाते हैं तो क्या होता है, हमारा इनामिल किस चीज़ का बना होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है, हाँ। तो क्या बोल रहे थे, जैसे शुगर खाते हैं तो क्या होता है, अगर पानी नहीं पियेंगे तो वो H+ मेरा रिलीज करता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट में मेरे पास क्या होता है, OH। ये H और OH जा कर के रिएक्ट कर लेता है और ये क्या हो जाता है, हाइड्रोक्सी एपेटाइट को इसमें ब्रेक कर देता है। ठीक है, जिसके कारण मेरा टीथ डीके होता है। तो समझ गए होंगे ये जो भी साइंस है इसके पीछे। ओके, एक सिंपल सा टर्म है, दो टर्म है यहाँ पर, डीमिनरलाइजेशन और रीमिनरलाइजेशन। अगर ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो डीमिनरलाइजेशन होगा, अगर बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो रीमिनरलाइजेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। दो इफेक्ट अभी तक हम लोग देख लिए हैं। ओके, अब नेक्स्ट है मेरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। अगर प्रेशर हम चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग गैसियस स्टेट में, अगर आप लोग पढ़े होंगे, अगर जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो उनके लिए मैं लेक्चर लेकर के आऊँगा, पढ़ा दूँगा उसमें। PV = nRT। ठीक है, अब अगर हम प्रेशर चेंज बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, nRT मेरा वहाँ कांस्टेंट है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर = nRT/V। ठीक, प्रेशर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाए, डिक्रीज कर रहा है। और फिर एक ली-चाटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हर हमेशा इफेक्ट को रिड्यूस करेगा। अगर वॉल्यूम मेरा कम हो रहा है मतलब ये रेशियो क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ये रेशियो क्या हो जाएगा, अगर प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं तो nRT या nRT/V भी क्या होगा, बढ़ेगा। और इसको हमको क्या करना होगा, इस इफेक्ट को कम करना होगा। कम कैसे होगा, डिक्रीजिंग गैसेस मोल की तरफ हम लोग इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेंगे तभी होगा, या फिर सिस्टम खुद शिफ्ट करेगा तभी होगा। फिर से समझा रहे हैं, PV = क्या था, nRT। ठीक है, तो प्रेशर ज़्यादा होगा, P = क्या हो जाएगा, nRT/V। प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो फिर ये रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, nRT/V, क्योंकि डिनोमिनेटर कम हो रहा है। अगर रेशियो बढ़ने लगेगा तो हमको क्या करना है, सिस्टम क्या करेगा, उसको कम करने का कोशिश करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, तभी जा कर के इक्विलिब्रियम में आ पाएगा। तो यही यहाँ पर ये ऑप्शन बता रहा है। अगर आप अच्छे से समझ गए तो इसको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बस जो भी यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, आप लोग को नोट्स अच्छे से बन सके, आप लोग का नोट्स अच्छे से बन सके, इसलिए मैंने ये पूरा पॉइंट पूरी मेहनत से इस प्रेजेंटेशन को बनाया है। ठीक है, तो आप लोग नोट करते रहिए और जो भी मैं समझा रहा हूँ उसे समझते रहिए। एक बार दिक्कत तो 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए। ये YouTube पर अवेलेबल रहेगा और इसे मैं डिलीट नहीं करूँगा। ठीक है, सेकेंड में क्या बोल रहा है, प्रेशर अगर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, PV = nRT। अगर प्रेशर हम कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा।
यहाँ पर अगर हम लिखते हैं P इज इक्वल टू NR टी बाई पी, अगर वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा, रेशियो का वैल्यू कम होने लगेगा। तो सिस्टम क्या करेगा, बढ़ाने का कोशिश करेगा। तो इसलिए क्या बढ़ा सकता है, नंबर ऑफ मोल। तो इंक्रीजिंग गैसेस मोल की तरफ शिफ्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने दोनों पॉइंट अच्छे से समझा होगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो दोबारा इस लेक्चर को सुन लीजिएगा। और तीसरा पॉइंट है कि प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है कि अगर दोनों प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल और फिर अगर दोनों और रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल इक्वल हो तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो इक्विलिब्रियम कैसे इफेक्ट होगा। तो हम लोग 9th-10th में भी देखे होंगे कि रिएक्शन दो तरीके का होता है, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट मेरा रिलीज होता है, ठीक है। जैसे किसी कंटेनर में मेरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा हो, तो इस कंटेनर को अगर हम टच करेंगे बाहर से तो हमको हॉट महसूस होगा, ठीक है, क्योंकि हीट क्या हो रहा है, रिलीज होते रहता है। अंदर ज़्यादा एनर्जी है, बाहर कम है, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, अंदर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, और ज़्यादा बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये जो हॉटनेस है और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो हमको क्या करना है, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, इस इफेक्ट को रिड्यूस करने का कोशिश करेगा, मतलब कोल्ड करने का कोशिश करेगा। तो एक्सोथर्मिक तो हीट और बढ़ाते रहता है, तो उसके लिए क्या होगा, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉलो करेगा, ठीक है। अब जैसे कोई भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ए मेरा बना रहा है, ए मेरा इक्विलिब्रियम पर है बी के साथ, ठीक है। ऊपर वाला अगर एक्सो है तो जाहिर सा बात है बी, नीचे वाला क्या होगा, एंडो होगा, या फिर ऊपर अगर एंडो है नीचे वाला क्या हो जाएगा, एक्सो होगा। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में क्या हो जाएगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगा, एंडोथर्मिक की तरफ, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगा, एक्सोथर्मिक। टेम्परेचर अगर हम लोग कम कर रहे हैं तो फिर से वही आ जा रहा है ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो क्या हो जाएगा, इस इफेक्ट को कम करने के लिए क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ाने का कोशिश करेगा। टेम्परेचर कब बढ़ता है, जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, ठीक है। मैं बहुत अच्छे तरीके से कोशिश किया हूँ आप लोगों को समझाने का दोनों ही पॉइंट, ठीक है। अच्छे से टाइम लेकर मैंने पूरा इफेक्ट समझाया है, और भी 2 इफेक्ट हैं, उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। और अच्छे सारे क्वेश्चन मैं करवाऊँगा और आप लोग को भी करना पड़ेगा अगर IIT या फिर मेंस क्वालिफाई करना है, या किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना है, या फिर मेडिकल के जो भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे उन लोग को भी बोल रहा हूँ, पहले टॉपिक को अच्छे से कवर अप कीजिए, उसके बाद फिर 70 कम से कम क्वेश्चन हर चैप्टर से लगाएंगे। जाहिर सा बात है हम लोग का टॉपिक अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो हम लोग को आगे मूव करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही चैप्टर है। हर चैप्टर को में हमको 70 क्वेश्चन मिनिमम करना ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट। ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी देखे थे, K इज इक्वल टू AE टू द पावर माइनस A/RT। इसी से ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा आप लोग, और इस सब पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये T1 क्या है, T2 क्या है, ये हम लोग को समझ में नहीं आता है, R क्या है। तो ये सब मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसलिए ताकि आप लोग नोट कर सकें, ठीक है। एक ग्राफ दिया हुआ है
यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का है। ये है मेरा एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो जैसे ग्राफ में साबित हो रहा होगा कि ये बैकवर्ड की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है फॉरवर्ड से, ठीक है। तो केवी भी ज़्यादा होगा केएफ से, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। ये ग्राफ आप लोग समझ लीजिएगा, इस पॉइंट का कोई ज़रूरत नहीं है। और ये फार्मूला, दोनों फार्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पर? दो केस है इनर्ट गैस में। पहला केस है कांस्टेंट वॉल्यूम, दूसरा है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे नो चेंज, ठीक। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है, जिधर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है, ओके, ठीक। तो सेकेंड केस में क्या है, मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, nRT अपॉन में V। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। तो हम लोग क्या, तो इसलिए इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ताकि इस डिफरेंस को कैंसिल आउट कर दें, ठीक है, ओके। बी पॉइंट समझ में आया। ए में मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम है तो फिर कोई चेंज होगा नहीं, ठीक। दोनों पॉइंट समझ में आ गया, ओके। लास्ट इफेक्ट है मेरा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट आप लोग जानते ही होंगे, कोई किसी भी रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट कर देता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस इक्विलिब्रियम जो 10 मिनट में पहुंचने वाला होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर वो जल्दी पहुंच जाता है, ठीक है। तो यही इफेक्ट है कैटलिस्ट का, बस स्पीड क्या होता है, बढ़ा देता है, और कुछ इक्विलिब्रियम पॉइंट को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है वो लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर हम लोग कंसंट्रेशन ए का बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ए का अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन तरफ क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन फॉलो करेगा, बस। क्योंकि ए बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो भी बढ़ा हुआ ए है वो क्या होगा, कन्वर्ट होने का कोशिश करेगा बी के साथ रिएक्शन करके सी और डी में, ठीक है, ओके। बी पॉइंट क्या हो जाएगा, बी का आंसर क्या हो जाएगा, N2O4 इक्विलिब्रियम पर है 2NO2 के साथ, और प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये हम लोग देखे थे, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, nRT अपॉन में V, ठीक है। प्रेशर हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो PV इज इक्वल टू nRT, ओके। प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, ठीक। अगर वॉल्यूम कम होगा तो फिर इस पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इक्विलिब्रियम लीच एटले प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो उसको कम करने का कोशिश करेगा। तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, डिक्रीजिंग जिधर होगा उस तरफ शिफ्ट होने का कोशिश करेगा। हमारा क्या, इक्विलिब्रियम डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मोल की तरफ शिफ्ट होने का कोशिश करेगा, मतलब राइट टू लेफ्ट, ओके। दोनों क्वेश्चन में जो भी हम लोग पढ़े हैं बस उसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसी सब तरह का क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में, बहुत बेसिक क्वेश्चन सभी रहेगा। 30% हमारा इजी रहता है क्वेश्चन, 50% हमारा मीडियम रहेगा और 20% टफ रहेगा, ठीक है।
तो हम लोग को बस बेसिक जो कंसेप्ट है वो करना है, और जो बताया है 70 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए हर चैप्टर से, हो गया। उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आरसी मुखर्जी हो तो आरसी मुखर्जी सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा आप लोग, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें रहता है। थर्ड पॉइंट क्या है, N2 और 3S2 इक्विलिब्रियम पर है 2NH3 के साथ, और इनर्ट गैस हम लोग ऐड कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। क्या इफेक्ट पड़ेगा? जीरो इफेक्ट, नो चेंज। ठीक, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा रिलेटिव वेपर डेंसिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, तो ये मेरा इक्विलिब्रियम पर है YB के साथ, इनिशियल 10, इक्विलिब्रियम 1 - अल्फा, जो कि क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इधर क्या हो जाएगा Y अल्फा। टोटल नंबर ऑफ मोल क्या हो गया 1 + Y - 1 इंटू अल्फा। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये सब हम लोग को कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना है। अल्फ़ा क्या हो जाएगा, कैपिटल D - D अपॉन में स्मॉल d इंटू Y - 1। Y क्या है यहाँ पर, जो भी Y नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे B + C होता है तो वहाँ पर Y का वैल्यू 2, ओके, नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक। अल्फ़ा बस पता ही है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ओके। और स्मॉल d क्या है मेरा, वेपर डेंसिटी। ये आप लोग लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया। स्मॉल d है मेरा वेपर डेंसिटी, और कैपिटल D अपॉन में d क्या है मेरा, रिलेटिव वेपर डेंसिटी, ठीक है। जैसे कि ये दोनों रेशियो है, तो फिर रिलेटिव मतलब क्या होता है, रेशियो ही रहता है। तो रिलेटिव वेपर डेंसिटी क्या हो गया, कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d, ठीक, ओके। स्मॉल d क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी, ओके। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से सारा कंसेप्ट मेरा क्लियर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, PCl5 ब्रेक हो रहा है PCl3 और Cl2 में। वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी मतलब क्या हो गया, स्मॉल d कितना दिया हुआ है 100, 1 मोल PCl5 इन 10 लीटर ऑफ फ्लास्क। टेम्परेचर दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम प्रेशर कैलकुलेट करना है, ओके। क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिया, पहले मैं सॉल्व करवा देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन जहाँ से भी हो सॉल्व कीजिए, करने का कोशिश कीजिएगा, जो भी वेपर डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसे, ओके। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, IIT एडवांस सब में क्वेश्चन इससे आता ही आता है, ओके। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 0 0, फिर इक्विलिब्रियम पर 1 - अल्फा अल्फा अल्फा। यहाँ पर y क्या है मेरा 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है PCl3 है एक और Cl2 है, 2 प्रोडक्ट है, तो इसलिए y क्या हो गया 2 हो गया। स्मॉल कैपिटल D क्या हो जाएगा मेरा, जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। 104.25, स्मॉल d क्या हो जाएगा 100, तो अल्फा यहाँ पर से निकाल लो, कैपिटल D - D अपॉन में स्मॉल d इंटू Y - 1। अल्फा क्या हो जाएगा D - D
अपॉन में डी इंटू वाई माइनस 1। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लीजिए। यहाँ पर से अल्फ़ा क्या आ जाएगा 0.0425। ठीक है, तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर दीजिए। मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या आ गया, ये आ गया। तो पी वी इज इक्वल टू nRT है। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.082। ठीक है, और टेम्परेचर मेरा क्या दिया हुआ है 27, तो क्या हो जाएगा 1300 हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या है 10 लीटर है, तो प्रेशर क्या आ जाएगा 2.57 atm। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही कम है। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो फिर जल्दी ही मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आऊँगा, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन होगा कि मैं बच्चे को समझाने में सफल हो पा रहा हूँ। तो व्यूज़ भी बढ़ाइए और फिर वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स की तरफ। ठीक है, ओके, थैंक यू।